हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब एक्चुअल मतलब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट का, यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है। सो होपफुली एक्सरसाइज 14.1 आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो पहले फर्स्ट वीडियो से आप देखें जहां पे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस हमने डिस्कस किया, और फिर पिछली जो एक्सरसाइज थी वहां पे हमने इवेंट्स के बारे में डिटेल में जाके हमने सीखा। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी आपको बोला था कि कोई इवेंट है। अब आप इवेंट समझ गए होंगे क्योंकि पिछली जो एक्सरसाइज थी वहां पे हमने इवेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि उसके होने या न होने की जो चांस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी इवेंट का निकालने के लिए दो अप्रोच थे। ठीक है ना। मैं वन बाय वन पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर जो है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज। ठीक है ना, थ्योरीज। चलिए, या मैं बोल देता हूं, थ्योरी ही लिख देता हूं। चलिए, सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए या प्रोबेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए दो बेसिकली थ्योरीज सामने आई। अगर ऐसे देखें तो थ्री थ्योरीज थी, जिसमें एक था स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो था, बट यहाँ पे हम दो मेजर थ्योरीज की बात करेंगे। एक को हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी फॉर प्रोबेबिलिटी। क्या? क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है ऑक्सियोमेट्रिक ऑक्सियोमेटिक ना, ऑक्सियोमेटिक ऑक्सियोमेटिक थ्योरी। ठीक है। अब ये जो क्या है, ये दोनों थ्योरीज जो हैं प्रोबेबिलिटी को, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं यूं बोलूं कि दो अलग अलग थ्योरीज थी। सबसे पुरानी जो थ्योरी है वो क्या है, क्लासिकल थ्योरी। अब सीधी सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। जब कोई भी रूल या कोई भी लॉ यूज होता है, और ये बहुत दिनों तक यूज हो रहा होता है, और अगर उसमें जब कमी आती है ना, तभी हम उसका अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेट थ्योरी या अल्टरनेट लॉ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो थी, इसकी कुछ सबसे पुरानी, मतलब इसी को हम यूज करते आए, कुछ कमियां इसमें दिखी, तो इस उन कमियों को दूर करने के लिए ही ये एक्सियोमेटिक थ्योरी जो है, इसका एग्जिस्टेंस हुआ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्लासिकल थ्योरी की जो दो मेन एजम्पशंस है ना, वही प्रॉब्लम थी। जैसे मैं आपको बोलूं ना कि क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई, या मैं यूं बोलूं, फेल तो नहीं बोलूंगा, ये एक्सियोमेटिक थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा, मैं यहां पे आता हूं। तो क्लासिकल थ्योरी बेसिकली, इसमें जो एक एजम्पशन था ना, इक्वली लाइकली। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहली चीज समझिए, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अब तक आप समझ गए। जैसे एक क्वाइन को मैं टॉस करूं तो हेड और टेल आते हैं इसके आउटकम्स। ये क्या है, आउटकम्स। और आउटकम्स के कलेक्शन को ही, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स के कलेक्शन को ही हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिखना चाहिए आपको, मे बी ये अगर ना दिखे तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ तक ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये मेरा बीच में वीडियो आता है ना, फोटो आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो दिखेगा, एक्सियोमेटिक एक्सियोमेटिक थ्योरी। अब आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर। वैसे पहले भी दिखना चाहिए था, फोटो इतने में हो जाता है, बट ठीक है। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। सो प्रोबेबिलिटी थ्योरीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये जो आउटकम्स है ना, क्लासिकल थ्योरी में जो बेसिक एजम्पशन था कि जो आउटकम्स हुआ करते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड,
वो इक्वली लाइकली होते हैं। अब इक्वली लाइकली क्या होता है फ्रेंड्स, कि हर एक आउटकम के होने का जो चांस है ना, वो क्या होता है, इक्वल होता है। होने का चांस मतलब हर एक आउटकम का जो प्रोबेबिलिटी आप निकाले वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक आउटकम मतलब सिंगलटन सेट, इसको क्या बोलते थे आप, सिंपल इवेंट। तो अगर ये इवेंट इवन है, गेटिंग हेड, ये सिंपल इवेंट है। उसी तरीके से टेल के लिए जो इवेंट है, अगर उसको मैं E2 लिखता हूं, ठीक है ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी ये दोनों सेम होगी, मतलब इनके होने के चांसेस इक्वल है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, तो इसका होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात बोलूं तो हाफ होता है, और इसका भी क्या होता है, हाफ होता है, इक्वल है ये। तो ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ में आ गया। सो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो आउटकम्स है उनको इक्वली लाइकली कब बोलते हैं, जब हर एक सिंगल सेट बना लीजिए, मतलब सिंपल इवेंट्स बना दीजिए ना हर एक आउटकम को लेके, तो इनका जो प्रोबेबिलिटी है, इनके होने के जो चांसेस है वो क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। तो यहां पे क्या हो गया कि आप जो क्लासिकल थ्योरी में जो एजम्पशन था मेन, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो मैं ले रहा हूं ना, उससे एसोसिएटेड जो आउटकम्स है वो क्या होते थे, इक्वली लाइकली। क्या होते थे, इक्वली लाइकली, पहला। और दूसरा जो एजम्पशन था कि जो सैंपल स्पेस होगा ना वो फाइनाइट होगा, मतलब सैंपल स्पेस जो आएगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का वो फाइनाइट सेट होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितने भी आउटकम्स होंगे वो नंबर में अगर मैं बोलूं तो वो फाइनाइट होंगे। ये दो मेन एजम्पशंस थे और यही प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके जो आउटकम्स है ना वो इक्वली लाइकली नहीं होते हैं, तो वहां पे क्लासिकल थ्योरी फेल मारती है। बहुत सारे ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे एसोसिएटेड जो आउटकम्स है ना, ठीक है ना, अगर मैं आउटकम्स की बात बोलूं तो नंबर में वो इनफाइनाइट भी हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फाइनाइट ही होंगे। तो ये दो कमियां थी और इन्हीं को दूर करने के लिए मेरी जो है ऑक्सियोमेटिक थ्योरी आई, ठीक है। अब चलिए ऑक्सियोमेटिक थ्योरी की अगर मैं बात बोलूं तो ये क्या बोलता है, पहले इसको समझते हैं। अब यहां पे ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, क्लासिकल थ्योरी। अब ऑक्सियोमेट्रिक मतलब यहां से सीधी सी बात समझ में आना चाहिए, जैसे नेम सजेस्ट करता है कि यहां पे ऑक्सियम्स होंगे। तो ऑक्सियोमेट्रिक जो थ्योरी है इसमें 2-3 ऑक्सियम्स थे। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएट पे मैं लिख देता हूं, उससे एसोसिएटेड जो आउटकम्स है वो पहली चीज मैं एज्यूम करता हूं फाइनाइट है। मान लीजिए नोटेशन में एनसीईआरटी का यूज कर लेता हूं, ω1 ω2 ωn फाइनाइट आउटकम्स है, ठीक है। तो ये बोलता क्या है ऑक्सियोमेट्रिक थ्योरी। ऑक्सियोमेट्रिक थ्योरी मतलब यहां पे 2-3 ऑक्सियम्स, ऑक्सियम्स मतलब क्या हुआ, यहां पे भी समझिए बेसिक एजम्पशंस ही समझिए, ठीक है ना। तो यहां पे वो क्या था, तो सबसे पहला, अच्छा एक और चीज बता दूं, अभी जो कुछ भी हम करते हैं ना ये ऑक्सियोमेट्रिक थ्योरी को ही लेके करते हैं। तो यहां पे जो 2-3 ऑक्सियम्स मैं बता रहा हूं इसको दिमाग में आपको बिठा के बस रख लेना है, बाकी चीजें तो एक ही फार्मूला है उसी से हम करते हैं, और वो जो कुछ भी है आगे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स पे ही चलेंगे। तो पहली चीज ऑक्सियोमेट्रिक थ्योरी में जो 2-3 ऑक्सियम्स मैं बोल रहा हूं ना वो क्या है, तो सबसे पहले कि इसमें हर एक जो आउटकम होगा ना रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना, हर एक सिंगलटन की अगर मैं बात बोलूं, ऐसे लिख दूं, चलिए सिंगलटन सेट बना देता हूं, कोई बात नहीं है। ये क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होते हैं। पहला ये एजम्पशन है फ्रेंड। चलिए तो ये पहला एजम्पशन है, जो नोटेशन है बुक में मैं उसी को लिख देता हूं, ऐसे ही लिखते हैं कि हर एक जो आउटकम है ना उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, अब हर एक आउटकम मतलब मैं क्या बोल रहा हूं उसको सिंगलटन मतलब सिंपल इवेंट्स आप समझ लीजिए ऐसे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में होता है। इसको मैं क्लियर कर दूं, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सियोमेट्रिक थ्योरी में जो पहला एजम्पशन या पहली ऑक्सियम है वो क्या है कि
जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड कोई भी आप आउटकम लेते हैं ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको एज अ सिंपल इवेंट अगर कंसीडर करें तो वो सबसे लोवेस्ट 0 होगी, निगेटिव में नहीं जाएगा, और मैक्सिमम 1 होगी। 0 कब होती है? जब वो आउटकम को अगर मैं कंसीडर करूं एज अ सिंपल इवेंट तो वो क्या हो जाए? इम्पॉसिबल इवेंट। याद करिए हमने किया था। और अगर वो सर्टेन इवेंट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1। ये हमने दोनों किया था, इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट। और अदरवाइज 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है ना? हर एक इवेंट के लिए, हर एक आउटकम के लिए, सैंपल स्पेस का हर एक मेंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड करता है। सेकंड जो है कि इन सबके जो प्रोबेबिलिटीज है ना, मान लीजिए W1 कर दिया, फिर W2 या ओमेगा 2 जो भी आप समझे, प्लस P ऑफ ओमेगा m। मैं ओमेगा बोला था तो ओमेगा ही लेते हैं, तो ये क्या होता है? 1। तो मतलब सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम जो वहां पे है ना, उनको अगर सिंगलटन सेट मतलब सिंपल इवेंट लेके प्रोबेबिलिटी आप निकालें और उन सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो वो 1 होता है। ये सेकेंड ऑक्सियम है या एजम्पशन है ऑक्सियोमेटिक थ्योरी का जो अप्रोच है ना इसमें। तो ये दूसरा हो गया। और थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोलता है कि अगर इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड कोई भी इवेंट में ए लेता हूं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? समेशन P WI, जहां पे WI जो है ना वो क्या होते हैं? इस जो ए है सेट या इवेंट, उसके एलिमेंट्स है। तो सिंपली मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर ये कोई इवेंट है ए, इसमें जितने एलिमेंट्स है, मान लीजिए ए में 2 ही एलिमेंट्स है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस इवेंट ए का, इनको सिंगलटन मतलब सिंपल इवेंट्स की तरह आप ट्रीट करें और इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लें, इनके सम के इक्वल होगा। ये 3 बेसिक एजम्पशंस थे। ठीक है ना? ऑक्सियोमेटिक जो अप्रोच है प्रोबेबिलिटी का इसमें, ठीक है ना? ये 3 एजम्पशंस हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं ऑक्सियोमेटिक थ्योरी से ही करते हैं। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी। अब आगे आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स वगैरह, अगर आप पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में तो फिर खुद आप मुझे पढ़ा देंगे, खुद आप बताएंगे कि सर ऐसे होता है। बट बेसिक जो चीजें हैं वो चीजें आपको यहाँ पे मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी और ऑक्सियोमेटिक थ्योरी में क्या डिफरेंसेस थे, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी क्लासिकल थ्योरी में कि ऑक्सियोमेटिक थ्योरी आई, और ऑक्सियोमेटिक थ्योरी की जो बेसिक 3 ऑक्सियम्स हैं वो ये हैं। ठीक, अब चलिए, अब आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के लिए ये जो थ्योरम्स है, अब आप लोग बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं, आप सीधे फार्मूला बताइए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए पीछे की थ्योरीज या पीछे के रीजंस। अब क्या होता है कि हम यहां पे पूरे 11 से लेके 12 तक जब तक न बोला जाए, यहां पे ये मान की एजम्पशन है कि जो आउटकम्स है ना, जो आउटकम्स हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का, वो क्या है? इक्वली लाइकली। क्या है? इक्वली लाइकली। तो जो आउटकम्स है वो क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अभी जस्ट मैंने बताया कि उन आउटकम्स का जो चांसेस या प्रोबेबिलिटीज बोलूं वो इक्वल होता है। ठीक है ना? ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। तो जब इक्वली लाइकली लेते हैं तो वहां पे पहली चीज इक्वली लाइकली, और जो सैंपल स्पेस होगा ना उसमें हम हमेशा फिलहाल अभी 12 तक आप ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स जो है ना नंबर में फाइनाइट है। तो आउटकम नंबर में फाइनाइट है और आउटकम्स जो है ना इक्वली लाइकली हैं, तो ये दोनों थ्योरीज से जो है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसको निकालने का सेम फार्मूला आता है। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं कि भाई ये फार्मूला रटो और यहां से न्यूमेरिकल करो, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी बेसिक बैकग्राउंड में। आप जाके बुक को एनसीईआरटी कम से कम डिटेल में आप देख लीजिएगा, जो भी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं अब आप देखेंगे और क्लियर होगा। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी बनता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब सीधी सी बात है कि हम जब आउटकम्स को इक्वली लाइकली एज्यूम कर लेंगे, और ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है
उससे एसोसिएटेड जो आउटकम्स है वो नंबर में फाइनाइट है। तो यहां पे फार्मूला जो बनता है, अब मैं आता हूं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, उससे एसोसिएटेड मान लीजिए ये सैंपल स्पेस है, ठीक। अब इससे एसोसिएटेड मैं एक इवेंट लेता हूं, मैं नाम दे दूं ए या ई, कुछ भी आप दे दीजिए, मान लीजिए मैं ई ही इस इवेंट का नाम देता हूं। तो यहां पे अब मैं फार्मूला बता रहा हूं जिसको आपको याद करना है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो यहां से क्या करेंगे, सैंपल स्पेस है तो यहां पे आउटकम्स होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, मान लीजिए ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा n, ठीक है। कुछ बुक्स में देखेंगे तो इसी को x1 x2 लिख देते हैं। नोटेशन पे मत जाइए, नोटेशन चेंज होता है बुक्स में, ठीक है ना। बस एजम्पशन और कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। तो मान लीजिए मैं यही नोटेशन एनसीईआरटी का लेके चलता हूं, तो यहां पे n आउटकम्स है, ठीक है ना, और वो क्या है, इक्वली लाइकली। ये चीज हमेशा याद रखिए, इक्वली लाइकली मतलब हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो जब ये एक इवेंट है ई एसोसिएटेड विद दिस सैंपल स्पेस, दैट मींस क्या हुआ, इसी एस का ये सबसेट होगा, ठीक है ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इस इवेंट को फेवर करने वाले जितने यहां पे आउटकम्स है ना, उनका नंबर निकाल लीजिए, उसी को हम क्या लिखते हैं, n ऑफ e, ठीक है ना। और इसमें जितने सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स हैं उनके नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हैं उनका नंबर डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम्स हैं उनके नंबर ना, तो ये नंबर है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यही मेरी क्या आती है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। क्लियर है। अब चूंकि हम क्या बोले, एक्सियोमेटिक चल रहे हैं, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिए, जो एजम्पशन है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा, ये इससे आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, समझिएगा। चलिए, तो ये चीज तो आपको याद कर लेना है कि हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक्सियोमेटिक अप्रोच से अगर करें हम, ये एजम्पशन है और यही आपको लेके चलना है, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। 0 कब होगा, जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो, 1 कब होगा, जब वो सर्टेन हो, अदरवाइज 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आती है। तो क्या करना है, इस इवेंट को के फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए, उनका नंबर डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के में टोटल जो आउटकम्स है। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल से, ये अगर आपने फार्मूला लिखा और आप बोल रहे हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, तो एक एग्जांपल मैं करता हूं, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मैं एक कॉइन को 2 टाइम्स जो है टॉस करता हूं, या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस सेम आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन टॉसिंग 1 कॉइन्स 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। क्या होगा, अगर एक कॉइन को 2 बार आप टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 आउटकम्स होते हैं। अब यहां पे मैं इवेंट ले रहा हूं, एक इवेंट है और ये इवेंट क्या है, गेटिंग एटलीस्ट ठीक है। सो मैंने एक जो इवेंट यहां पे लिया, ई गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मान लीजिए मैं बोलता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कॉइन है, उसको 2 टाइम्स आप टॉस करते हैं, ठीक है ना। और मैं एक इवेंट ले रहा हूं कि गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम एक टेल आए, ठीक है ना। ये मैं इवेंट ले रहा हूं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि इस इवेंट की जरा आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, फार्मूला आपने पढ़ा, तो ये जो इवेंट है इसके फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे, वो अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, वो क्या होगा, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। तो देखिए यहां पे भी 1 टेल है, यहां पे भी 1 टेल है और यहां पे 2 टेल्स है, तो ये तीनों फेवर करेंगे ना, एटलीस्ट 1 टेल, 1 हो तब भी चलेगा, 2 हो तब भी चलेगा। तो यहां पे अगर मैं इस इवेंट को लिखना चाहूं तो यही होगा, ये देखिए टी टी, समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसके प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिखा था,
n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। n ऑफ e क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट e। तो कितने नंबर्स ऑफ आउटकम है फेवरेबल? 1, 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 3 ना। देखिए ये तीनों फेवर करते हैं। यहाँ पे 1 टेल, यहाँ पे भी 1 टेल, यहाँ पे 2 टेल्स। और टोटल आउटकम्स, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे देखिए 4। तो ये हो गया 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस इवेंट की गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। इस तरीके से निकालेंगे। अब आप प्रिपेयर हो चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन देगा प्रोबेबिलिटी का, आपका एक्सरसाइज 14.2 आप कर ले जाएंगे। बस ये फार्मूला आप याद रखिए, बस इसी फार्मूले से सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहां से मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप सैंपल स्पेस निकाल लें, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ और रिजल्ट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे कुछ रिजल्ट्स, और वो मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, सेट थ्योरी पता है ना, तो बस ये फार्मूला आप पढ़ लीजिए, सैंपल स्पेस निकालना जान जाइए, वो फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं कुछ रिजल्ट्स हैं जो इस बुक में दिया है आपके, उसको भी मैं करवा देता हूं। तो मान लीजिए एक इवेंट है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड ए ना, तो इस इवेंट, मान लीजिए ई ही मैं लिख देता हूं, तो इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब इसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब सॉरी ए मैं बोल रहा हूं, ई ले लिया तो ई ही मैं लिखता हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब इस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेट थ्योरी देखिए, अगर आपको पता है, मैं बार बार बोलता हूं, तो सेट थ्योरी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये सैंपल स्पेस है टोटल, और ये इतना मेरा इवेंट क्या है? ई है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये जो आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सीधी सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप बताइए? 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूं कि सैंपल स्पेस भी तो एक इवेंट होता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको फेवर करने वाले ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो है ns भी हो जाएगा, फार्मूले से ne की जगह ns, और नीचे तो ns होना ही है, तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो सिंपल स्पेस में से e की जो प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e। ये चीज याद रखिए फ्रेंड्स, बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने कर दिया। अदरवाइज अगर आप सिंपल स्पेस लिख लेते हैं ना, तो जैसे बोलता वो, इसी में मैं इसी का एप्लीकेशन बताता हूं, इसी का एप्लीकेशन एग्जांपल के थ्रू। इसी एग्जांपल में जब मैं एक कॉइन को 2 टाइम्स साइमल्टेनियसली टॉस करता हूं, तो मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e, ठीक है ना, मान लीजिए इसको नाम दूसरा दे देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ f दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ f। और ये f है क्या? f क्या है? गेटिंग नो टेल, यही होगा ना। यहां पे क्या? एटलीस्ट 1 टेल था, इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा? गेटिंग नो टेल। तो यहां पे क्लियरली आप देखेंगे, जो ये इवेंट में f लिख रहा हूं, ये है क्या? इस e का कॉम्प्लीमेंट है। e क्या है? e क्या है? e जो है इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, और यहां पे मैंने लिखा गेटिंग नो टेल। तो ये f जो इवेंट है वो क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या हो जाएगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट। और e कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ये देखिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e आपने ऊपर आपने निकाला था 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये था मेथड 1, ये था मेथड 1 जो मैंने इस फार्मूले से निकाला। तो यहां पे जो क्वेश्चन में इवेंट f है वो है क्या? यहां जो इवेंट e है उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इस फार्मूले से मैं लगाया, तो मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। e क्या था? गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गेटिंग नो टेल, ठीक है। मेथड 2 ये मेरा फेवरेट है, मैं इसीलिए बोलता हूं कि फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो भी आप कर ले जाते हैं,
बट फिर भी मैं आपको बोलता हूं मेथड 2। मैं सिंपल स्पेस लिखूंगा और डायरेक्ट मैं करूंगा यहां से क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे जो इवेंट एफ है, इसके फेवरेबल इवेंट लिखिए, क्या है, एफ गेटिंग नो टेल, मतलब एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो यहां पे इसको फेवर क्या करता है, सिंपल स्पेस में केवल और केवल ये इवेंट करता है ना, यहां पे कोई भी टेल नहीं है। ये तीनों फेवर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे 1 टेल, यहां पे भी 1 टेल, यहां पे 2 टेल्स है। तो इस इवेंट एफ को फेवर क्या करता है, केवल और केवल एक इवेंट एच और एच। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके फेवरेबल आउटकम्स का नंबर डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। कितने हैं फेवरेबल इवेंट, यहां पे 1, और एनएस इवेंट नहीं आउटकम ना, इसके कितने फेवरेबल आउटकम है 1। सिंपल स्पेस में कितने आउटकम्स थे वो आपने देखा था, यहां पे 4 है टोटल, डिवाइड कर दिया, आपका आंसर 1/4। अब आप मैच करिए, फार्मूले से किया तब भी इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/4 आया, और अगर मैं कॉन्सेप्चुअली गया केवल सिंपल स्पेस निकाल के, तब भी आंसर मेरा 1/4 है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फार्मूला मत रटिए, ठीक है, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस में आ गए तो लग गया तो ठीक है, अदरवाइज जब क्वेश्चन घुमाते हैं तो काम क्या आता है, ये सिंपल स्पेस लिखना और जो क्वेश्चन में इवेंट दिया है उसको वहां से बना लेना और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। तो ये मेरा फेवरेट है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप लंबे समय तक प्रोबेबिलिटी पे टिके रहना चाहते हैं, तो लंबे समय तक मेरा मतलब क्या है, जेईई मेन एडवांस्ड या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बीएससी का एंट्रेंस, पीजीटी टीजीटी अगर आपका टारगेट है, या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे प्रोबेबिलिटी आपका सिलेबस है, तो फार्मूला याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पे प्रैक्टिस करिए। लेकिन हमेशा आपका फोकस कहां से होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन दिया सिंपल स्पेस बनाइए, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसके फेवरेबल इवेंट्स लिख लीजिए और इस फार्मूले को फार्मूला लगा के आप आंसर निकालिए। तो यहां पे मैं अपनी तरफ से केवल और केवल इस फार्मूले को याद करने के लिए आपको बोला हूं, ठीक है ना। बुक्स में दिया है तो मैं ये सब लिख देता हूं, लेकिन आपको मैंने यहां पे प्रैक्टिकली करके दिखाया कि मेथड 1 फार्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल स्पेस लिख ले, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आंसर आपका आता है। अब यहां पे एक और है, उसको भी मैं लिख देता हूं। अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड 2 इवेंट्स हैं ए और बी, तो आपसे बोलता क्या है, ए और बी, इसी को बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैं लिखने जा रहा हूं। और ए और बी मतलब क्या होता है, सेट थ्योरी में मैंने बताया था कि ए यूनियन बी को ही सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, ए और बी। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड सिंपल स्पेस होगा, उसके 2 इवेंट्स हैं ए और बी, ए एंड बी 2 इवेंट्स है। तो आपसे पूछे कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सेट थ्योरी से आप किए हुए हैं, 11th का ही जो सेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। और मैं बोलूंगा कि अनफॉर्चुनेटली रिसेंट जो सिलेबस है आपका, वहां से इस बार जो रेशनलाइज सिलेबस आया उस टॉपिक को हटा दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का। बट मैंने वो वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके आप देखिएगा, बिल्कुल ये सब चीजें हटा तो दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है। तो सेट थ्योरी प्लीज पूरा पढ़िएगा, ये नहीं कि मेरा इतना ही सिलेबस है तो इतना है, उसको पढ़ेंगे तभी देखिए यहाँ पे उसका यूज होगा। तो ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब कुछ सेट थ्योरी में मैंने बता रखा है। तो आपको अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड 2 इवेंट्स है ए बी 2, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये फार्मूला है, इसको आप रट लीजिए प्लीज, ठीक है ना, इसको आप रट लीजिए। क्लियर है। चलिए, अब यहां से मैं थ्योरी पोर्शन मेरा खत्म होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बार बार ये वीडियो फिनिश करते करते मैं बोल रहा हूं कि फार्मूले याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करके प्रैक्टिस में रहिए, लेकिन जो बेसिक है, ये जो मेथड 2 मैंने बताया, इसको मत भूलिए।
मैं आप देखेंगे अच्छे क्वेश्चंस भी जो होंगे ना मैं इसी मेथड से करता हूं। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल स्पेस लिखिए, उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स को लिख लीजिए और वहां से ये फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज शॉर्ट में बिल्कुल ये काम करता है। ये फार्मूले को भी साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। कहीं कहीं पे क्या होता है, समय कम है तो फार्मूले लगा के आप कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन घुमाता है तो फिर आपका यही जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट से करते हैं यही मेथड काम आता है। होपफुली ये जो पूरा मेरा एफर्ट था, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला या फिर प्रोबेबिलिटी का बेसिक बैकग्राउंड जो थ्योरीज थी, क्लासिकल थ्योरी, एक्सियोमेटिक थ्योरी, एक्सियोमेटिक थ्योरी में क्या ऑक्सियम्स है या एजम्पशंस है वो, और फिर जो कुछ भी हम आगे कर रहे हैं, बेसिक एजम्पशन ये है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड आउटकम्स है फ्रेंड्स, वो क्या इक्वली लाइकली हैं, और इक्वली लाइकली के लिए ही ये फार्मूला बनता है जो मैंने आपको बोला कि रटिए ये वाला, ये फार्मूला, ठीक है ना। अगर इक्वली लाइकली नहीं होंगे तो ये फार्मूला फेल मार जाता है, ठीक है। चलिए, अब इक्वली लाइकली नहीं होंगे जब स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है, मैं यूं बोलूंगा, यही से मैथमेटिक्स का जब जैसे ही आप बैचलर लेवल पे जाएंगे बाइफर्केट हो जाता है, मैथमेटिक्स अलग होता है, स्टैटिस्टिक्स अलग हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में आप सब कुछ डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। वो नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं या फिर मैथमेटिक्स में जाते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, जो भी, वो अलग इशूज हैं। बट यहां तक एजम्पशन क्या है, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, मोर ओवर सिंपल स्पेस से रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो आउटकम्स है वो नंबर में क्या है, फाइनाइट है। इन पे पूरा बेस्ड ये सारी चीजें मैंने बताया, यहां पे फिनिश करेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट जो वीडियो, वहां पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.2। बट उससे जाने से पहले यही मेन एक्सरसाइज है जो कि आपका बेस बनेगा 12 की जो प्रोबेबिलिटी है जो आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है ना। तो इसको कमांड बनाना पड़ेगा, और इस एक्सरसाइज 14.2 और मिसलेनियस पे कमांड बनाने के लिए जो फर्स्ट वीडियो से रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस, फिर उसके बाद इवेंट्स, फिर एक्सरसाइज 14.1, इस पे कमांड होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीछे की वीडियोस देखें, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो भी मैं आपके साथ जो थोड़ा बहुत नॉलेज है जो मेरे पास, जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया, क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो अगर क्लियरली पहुंच पाई होगी आपके पास तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर रेगुलर विजिट करते हैं, आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, क्योंकि याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है समय निकालना, समय निकाल के इस तरह की वीडियोज बनाना। क्योंकि पैरेलली मेरी हायर मैथमेटिक्स में भी वीडियोज हैं, नेट लेवल तक मैं पढ़ाता हूं, तो उधर भी वीडियोज बनाना, आपके लिए भी समय निकाल के वीडियोज बनाना, क्वालिटी वीडियोज, तो इस चीज को अप्रिशिएट करिए। और अप्रिशिएट करने का सिंपल सा तरीका वही मैंने आपको बताया। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर आप अप्रिशिएट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। अब आप प्रिपेयर हैं फ्रेंड्स, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए। सो 14.2 एक्सरसाइज पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले मैं यही बोलूंगा, अपने से जाएं, एनसीईआरटी का बुक खोलिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व एग्जांपल समझिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर 14.2 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है शुरू से 1 2 3 ऐसे करते हुए आप करें, करने के बाद फिर एक्सरसाइज पे आए, मतलब मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।